वेलकम टू द सेशन गाइस। मेरा नाम है शुभम सूर्यवंशी और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम एक नया टॉपिक देख रहे हैं। बेसिकली वेव ऑप्टिक्स करके वन शॉट मैंने बना दिया है। ठीक है। देख सकते हैं आप लोग। एंड वन शॉट वेव ऑप्टिक्स को मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। एक पार्ट है जिसमें हम सारा कुछ इंटरफेरेंस को लेके पढ़ेंगे, और जैसे इंटरफेरेंस वाली पढ़ाई हमारी फिनिश हो जाएगी तो हम मूव करेंगे हमारे इस पर्टिकुलर रीजन की तरफ। और मैंने आपको स्ट्रैटेजी वीडियो में भी बता रखा है कि आप इस पूरे वाले पार्ट में ज्यादा मेहनत करने की कोशिश ना करें। माय सजेशन इज कि पोलराइजेशन बेसिकली होता क्या है, उसकी थोड़ी बहुत बेसिक थ्योरी, ठीक है, जो ऑब्वियसली मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या थ्योरी आप देख सकते हैं। ओके। उसके अलावा आप बोलेंगे कि क्या और कर लूं मैं एक चीज, तो पोलराइजेशन का न्यूमेरिकल होता है, ये भी थोड़ा सा कॉमनली आजकल पूछा जा रहा है। ठीक है। और साथ ही साथ में मालूस लॉ, क्योंकि मालूस लॉ पे ही आपका ये न्यूमेरिकल बेस्ड है। तो मुझे ऐसे पर्सनली लगता है कि अगर ये तीन चीज हम कर लें तो इसके अलावा फिर ज्यादा और एक्स्ट्रा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। अगर 14 नंबर की यूनिट है तुम्हारी तो क्लोज टू 9-10 नंबर यहाँ से इतने से निकल सकते हैं। ठीक है। वर्स्ट ऑफ द वर्स्ट केसेस में 7-8 नंबर तो डेफिनेटली निकलेंगे तुम्हारे, है ना। सो अपना सिंपल रोल कॉल रहता है भाई, मिनिमम पढ़ के मैक्सिमम नंबर निकालने वाला सिस्टम। और जो मिनिमम पढ़ रहे हैं उसमें से जो टफ चीजें उनको हटा के जो सिंपलेस्ट चीजें हैं किसी भी पर्टिकुलर यूनिट में, तो उसको पढ़ के आप कैसे नंबर निकाल सकते हैं, अपना बढ़िया सीक्वेंस है। ठीक है। शुरुआत करेंगे। इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं पूरा इंटरफेरेंस वाला पार्ट कवर करूंगा। एक और वीडियो मैं बना रहा हूं जिसमें मैं पोलराइजेशन के बारे में बता दूंगा, उसके बेसिक्स, मालूस लॉ क्या होता है, और मालूस लॉ पे बेस्ड जो न्यूमेरिकल है वो भी बता दूंगा। बाकी चीजों को अगर ऊपर ऊपर से थोड़ा बहुत पीडीएफ वगैरह से कहीं से पढ़ के जाना चाहो तो जा सकते हो। ठीक है। अदरवाइज इतना सफिशिएंट है गाइस। ठीक है। ओके। शुरुआत करेंगे हम इंटरफेरेंस से। यूनिफॉर्म थिकनेस फिल्म को लेकर अब तक आपके सामने जो सवाल पूछे गए हैं वो सिर्फ ये दो हैं। ठीक है। अगर यूनिफॉर्म थिकनेस फिल्म की हम बात करें तो सबसे पहले बोलेगा कि भैया कंडीशंस बताइए ब्राइटनेस एंड डार्कनेस की। तो ब्राइटनेस क्या होती है, डार्कनेस क्या होता है, इंटरफेरेंस क्या होता है, थोड़ा बहुत सिखाऊंगा मैं आपको। देख लीजिएगा, वहां से आपको डिराइव करना है, मतलब इसका थिन फिल्म का जो डेरिवेशन होता है, ये सबसे प्रोमिनेंट क्वेश्चन है और सबसे अव्वल दावेदार है ये 6 मार्क्स के लिए। ठीक है। तो इसको तो हमें करके जाना ही जाना है, इसको कहीं से कहीं तक छोड़ना नहीं है। इसी सवाल को वो कभी कभी थोड़ी सी लैंग्वेज को चेंज करके पूछता है। तो अगर लैंग्वेज वो चेंज कर रहा है तो इस बार लिखा है डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर पाथ डिफरेंस। ठीक है। सो पाथ डिफरेंस जब आप डिराइव करते हो, उस पाथ डिफरेंस से ही आपको ब्राइटनेस और डार्कनेस की कंडीशंस बनती है ना। सो ऑब्वियस सी बात है कि ऑलमोस्ट सेम टाइप की चीजें करनी है आपको दोनों ही न्यूमेरिकल्स में, है ना। तो क्योंकि ये 6 मार्क्स के दावेदार हैं तो एक बड़ा सा डेरिवेशन आता है इसका। हालांकि वो डेरिवेशन ज्यादा टफ नहीं है। अगर जिस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ उसे ध्यान से देखेंगे तो ये डेरिवेशन बहुत ही ज्यादा इजी बन जाएगा आपके लिए। कुछ रटना नहीं पड़ेगा। सवाल इस भाषा में लिखा हो चाहे सवाल इस भाषा में लिखा हो, दोनों ही केसेस में हमको सेम जवाब देना है। यहाँ बोलता है ब्राइटनेस एंड डार्कनेस की कंडीशन बताइए, यहाँ बोलता है वो मैक्सिमा एंड मिनिमा बताइए। तो जो मैक्सिमा है वही ब्राइटनेस की कंडीशन है, जो मिनिमा है वही डार्कनेस की कंडीशन है गाइस। ठीक है। चलिए, न्यूमेरिक डेरिवेशन में आपको दिखा देता हूं। उसके पहले जैसे मैंने कहा कि इंटरफेरेंस है क्या वो समझा देते हैं आपको पहले। ओके। एक बार आप इंटरफेरेंस है क्या वो समझ लेंगे तो फिर प्रॉब्लम जाएगी नहीं आपको इन दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। ठीक है। तो बहुत सिंपल चीज होती है गाइस, यहाँ पे डायग्राम में देखिए, आपको एक बेसिक तरीके से बता देता हूँ कि इस तरीके से आपका वेव नॉर्मली रहता है। मतलब ये जो स्ट्रेट लाइंस दिख रही है वो एक एग्जाम्पल है आपका। ठीक है। अब एक छोटा सा कट लगा हुआ है, मान लो एक बड़ी सी ग्लास ले लो, उस बड़ी सी पतली सी ग्लास, उसमें छोटा सा कट लगा दोगे। कट लगा दोगे क्या होगा, ये सारी लाइंस नहीं पास होगी, थोड़ी सी लाइंस पास होगी, है ना। और वो जो पास होगी वो कुछ इस तरीके से आपके स्ट्रक्चर बना रही होगी पास होने के बाद में। ठीक है ना। अब देखिए, आपने देखा कि इस एरिया से भी थोड़ी सी लाइंस पास हो गई, और जो नीचे वाला एरिया है ना, उस नीचे वाले एरिया से भी थोड़ी सी लाइंस जो है वो पास हो गई। ठीक है। तो ऊपर वाले एरिया से हम बोल सकते हैं ब्लैक वाली लाइंस निकल रही है, नीचे वाले एरिया से हम बोल सकते हैं कि ब्राउन वाली लाइंस निकल रही है। हालांकि ये ब्लैक और ब्राउन नहीं होता है, ये नॉर्मल एक ही जैसी निकल रही होती है। बस एक ही टाइप की लाइट आपकी दो पार्ट्स में डिवाइड हुई है, तो इन दोनों का बिहेवियर ऑलमोस्ट सेम रहेगा, ऑलमोस्ट एग्जैक्टली सेम रहता है। ठीक है। बस ऊपर से निकलने वाली अलग है, नीचे से निकलने वाली अलग है। तो आप बोलेंगे एक को हमने डबल कर दिया, है ना। डबल कर दिया तो क्या होगा कि इमेजिन करने के लिए ऐसा बोल सकते हैं कि एक वेव फॉर्म आपकी ऐसी जा रही है, उसके पीछे दूसरी वेव फॉर्म भी आपकी आ गई है। तो होगा क्या कि जैसे एक वेव फॉर्म ऐसी जा रही थी, दूसरी वेव फॉर्म भी ऐसी आ गई है। कई की जगह पे ऐसा होगा कि यार ये वेव फॉर्म जैसे जब ये ऊपर जा रही है तो ये भी ऊपर जाएगी, जब ये नीचे जा रही है तो ये भी नीचे जाएगी, तो ऐसे दोनों साथ ही साथ में ऊपर नीचे जाएंगे। तो ये क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को एड अप कर रहे हैं जब साथ ही साथ ऊपर जा रहे हैं।
कुछ कुछ केसेस में क्या होगा कि जब ये ऊपर जा रही होगी, जब ये नीचे आ रही होगी तो ये ऊपर जा रही होगी, ठीक है। तो हुआ क्या, ये नीचे आ रही है, ऊपर है, एक दूसरे को ये लोग कोलैप्स कर दे रहे हैं, है ना। तो जब एक दूसरे को ये लोग कोलैप्स कर रहे होंगे तो हम उसको बोलेंगे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और जब ये एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे होंगे तो हम उसको बोलेंगे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है ना। तो एक जैसा बिहेवियर, जब एक ऊपर गई दूसरी भी साथ में ऊपर गई तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो गया, है ना। जब आपकी एक ऊपर गई बट दूसरी नीचे जा रही है, या एक नीचे एक ऊपर अल्टरनेट जा रही है, तो एक दूसरे को वेव कैंसिल आउट करेगी, उसे हम डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोलते हैं। अंग्रेजी यहाँ पे लिखी हुई है, चाहो तो एक बार पढ़ के बता देता हूँ। द इंटरफेरेंस इज अ फेनोमेना वेयर टू और मोर वेव्स ओवरलैप। सो दो या दो से ज्यादा वेव ओवरलैप करेंगे। ओवरलैप करना एक जैसा भी कर सकती है, ओवरलैप ऐसे करके एक दूसरे को क्रैश भी कर सकती है, ठीक है। एंड दे कंबाइन टू फॉर्म अ न्यू वेव पैटर्न। ऑब्वियसली क्रैश कर दिया तो फिर दब जाएगा, लेकिन कंबाइन हो गई तो एक बड़ी वेव बन जाएगी गाइस, ठीक है ना। तो सुपरपोजिशन, सुपरपोजिशन मतलब होता है एक वेव का दूसरे वेव के ऊपर चढ़ जाना, चाहे वो चढ़ाव इस तरीके से हो, चाहे वो एक दूसरे को क्रश करते हुए हो, बट दोनों ही केसेस में बोलते हैं उसको सुपरपोजिशन। Sorry. Okay. Now, when two light waves meet, they can either add up, obviously जैसे हमने बताया, ऐड हो सकती है या फिर कैंसल आउट हो सकती है, दोनों ही केसेस पॉसिबल है, ठीक है। चलिए जरा थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसमें क्या क्या चीजें हैं। इसके अलावा हम ये भी बोल सकते हैं कि आपका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, हमने देख लिया। इनकी कंडीशंस, कंडीशंस क्या होती है। देखिए, ये जो डेल आपको दिया हुआ ना, ये बेसिकली पाथ डिफरेंस है, ठीक है। तो पाथ डिफरेंस क्या होता है। पाथ डिफरेंस जब आपका कुछ इस तरीके से निकलेगा, एम लेमडा के बराबर है, जैसे यहाँ पे पाथ डिफरेंस, ठीक है ना। एम लेमडा मतलब क्या, आपका जो पाथ डिफरेंस है वो वेवलेंथ का आपका इंटीजर मल्टीपल होना चाहिए। मतलब वेवलेंथ के एग्जैक्टली बराबर हो सकता है, वेवलेंथ से डबल हो सकता है, वेवलेंथ से ट्रिपल हो सकता है, वेवलेंथ के 4 टाइम्स हो सकता है। जो आपका पाथ डिफरेंस एग्जैक्टली इक्वल टू वेवलेंथ है, या डबल है या ट्रिपल है या 4 टाइम्स है, ऐसे नंबर्स में है, तो हम बोलेंगे क्या, हमारा ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, ठीक है। लेकिन वहीं आपका पाथ डिफरेंस अगर कुछ इस तरीके से है कि ये हो गया मेरा λ/2, ये हो गया मेरा 3 λ/2, ये हो गया मेरा 5 λ/2, तो इस तरीके से आपका है, मतलब ये होल नंबर्स में नहीं है, तो ये बनाता है आपका डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो ये 1/2, 3/2, 5/2 कब मिलता है, जब हम 2m+1 लगाते हैं इंटू λ/2। अब m इज इक्वल टू 0 करोगे तो ये क्या बन जाएगा, λ/2। m इज इक्वल टू 1 करोगे तो 2 1 2 + 1 3 λ/2। m इज इक्वल टू 2 डालोगे तो 2 2 4 + 1 5 λ/2। मतलब 2m+1 λ/2। अगर इस फॉर्म में मेरे को पाथ डिफरेंस मिला, मतलब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अगर m लैम्डा मतलब 1 λ, 2 λ, 3 λ ऐसा मिला तो ये होगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का, ठीक है ना। सो वेव्स एड अप टुगेदर टू मेक हायर स्ट्रॉन्गर वेव्स, बिल्कुल। occurs when the path difference between waves is a whole number, path difference is a whole number, 1 2 3 4 whole numbers। when it is not a whole number, half length होता है, 1/2, 3/2, 5/2, तो उस केस में हम डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बुलाते हैं, ठीक है। थोड़ी अंग्रेजी, थोड़ी हिंदी और नॉलेज आपके सामने, ठीक है। डायग्राम भी अगर आना बनाने को आएगा तो कुछ इस तरीके से बना सकते हो। अब ब्लू और व्हाइट, ब्लू और ब्लैक पेन तो तुम्हारे पास रहेगा नहीं, ठीक है। तुम क्या करना कि ऐसे पेंसिल लेना और पेंसिल से ऐसे शेड कर देना, फिर थोड़ा सा गैप देना, फिर शेड कर देना, फिर थोड़ा गैप देना, फिर शेड कर देना, ठीक है। इस तरीके से तुम शेडेड कर देना और बोल देना कि मेरे पास क्या हो रहा है, मेरा व्हाइट और ब्लैक दिख रहा है, तुम्हारी शीट व्हाइट रहेगी, तुम ब्लू पेन से शेड कर देना, तो ब्लू व्हाइट का तुम्हारा पैटर्न दिख जाएगा। इस पैटर्न को हम इंटरफेरेंस बुलाएंगे, ठीक है। सो जब आपको ब्राइटनेस दिख रही है, तो अगर मैं इसको ब्राइटनेस बोलूँ तो m इज इक्वल टू 1 रहेगा, मैं इसको ब्राइटनेस बोल रहा हूँ तो m इज इक्वल टू 1 हो गया, ये m इज इक्वल टू 2 हो गया। इनके बीच वाले क्या कहलाएंगे, m इज इक्वल टू 1/2। इसको क्या कहलाएंगे आप, m इज इक्वल टू 3/2, ठीक है। या फिर उस तरीके से आप बोल सकते हैं कि इनके बीच बीच की वैल्यूज रहेगी, ठीक है। चलिए, सो आई होप आपको ये समझ में आ चुका होगा कि इंटरफेरेंस किस तरीके से वर्क कर रहा है, ठीक है। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होता है। आ जाते हैं अब हमारे सबसे इंपॉर्टेंट 6 नंबर के क्वेश्चन की तरफ, जिसमें आपका है डेरिवेशन, ठीक है। सो जो डेरिवेशन आपको करके दिखाना है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि सवाल इस भाषा में भी पूछा जा सकता है, सवाल इस भाषा में भी पूछा जा सकता है। दोनों ही भाषा में आपको वो डेरिवेशन करके दिखाना है, और फिर मैक्सिमम मिनिमा, या फिर आप बोल सकते हैं उसको कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, या आप उसे ब्राइटनेस एंड डार्कनेस भी बोल सकते हैं। सबका मतलब एक ही है, ठीक है। तो वो चीज आपको करके दे देना है, ओके। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं उस डेरिवेशन को कैसे करना है। डेरिवेशन को करने के लिए आपको सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि हमारे पास है क्या क्या चीजें। तो हमने बोला कि यार एक फिल्म है हमारे पास, थिन फिल्म। थिन फिल्म कैसे दिखाया हमने, ये ब्लू कलर की जो दो लाइंस है ना, तो ये टी थिकनेस की एक थिन फिल्म है आपके पास। कहने को मैं ये पूरा ब्लू कलर में कर सकता था, बट फिर वो थोड़ा सा अजीब लगता और फिर आपको समझने में भी दिक्कत होती। तो मैं कह सकता हूँ कि ये थिन फिल्म है आपके पास, मतलब ग्लास की एक शीट है पतली सी,
उस पतली सी शीट का थिकनेस कितना है, टी है। या वाटर की एक शीट ले लो, कोई भी एक ऐसी चीज जो ऑब्वियसली एयर के अलावा किसी और की है, ठीक है ना। तो ग्लास की ही एक पतली सी शीट मान लेते हैं, कितनी थिकनेस की, टी थिकनेस की। उस पर मैंने क्या डाला, एक रे डाली है। अब हम पहले भी इस चीज के बारे में पढ़ चुके हैं कि जब हम एक हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे कुछ प्लॉट करते हैं तो वो क्या करता है, अंदर घुसता है। और वो जिस लाइन में आ रहा है उस लाइन में नहीं घुसता है, वो थोड़ा सा बेंड होके घुसता है। और कुछ पार्ट जो है वो क्या हो जाता है, रिफ्लेक्ट हो जाता है ना। तो हम दिखा देंगे कि थोड़ा सा लाइट जो है वो क्या करेगा, अंदर की तरफ घुसेगा। और थोड़ा सा लाइट जो है वो क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे कुछ एंगल्स बन रहे हैं, तो बेटर है कि हम उन एंगल्स को भी दिखा दें। दिस इज माई एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। ऑब्वियसली जितना ये है उतना ही यहाँ पे आपका ये वाला एंगल भी बनेगा, सो वी विल कॉल दिस एज वेल एज, दिस ऑल्सो एज एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। फिर यहां से ये बेंड हो गया है तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बनेगा, इसे हम क्या बुलाते हैं, आर बुलाते हैं, ठीक है। समझ में आ गया। अब देखिएगा कि ये रे रिफ्रैक्ट होके अंदर आई है। ऑब्वियसली बात है कि ये फिर से यहां से टच होके रिफ्लेक्ट करेगी, है ना। तो रिफ्लेक्ट करेगी तो हम बोलेंगे भैया रिफ्लेक्ट करेगी, जी बिल्कुल रिफ्लेक्ट करेगी। तो यहां पर एंगल्स पे ध्यान दीजिएगा कि जितना ये रिफ्रैक्शन एंगल बनता है ऑब्वियसली ये एंगल भी उतना ही बनेगा, ठीक है। क्योंकि दो पैरेलल लाइंस इंटरसेक्टेड बाय ट्रांसवर्सल बेसिक ज्योमेट्री पड़ी हुई है, अगर ये आर है तो ये भी आर बनता है, ठीक है। एंड ऑब्वियसली बात है यहाँ जब रिफ्लेक्शन होता है, क्योंकि जब जब रिफ्लेक्शन हो रहा है तो जिस एंगल पे घुसा था उसी एंगल पे निकलता है। तो जिस एंगल पे घुसा था उसी एंगल पे ये निकलता है बाहर, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पर भी रिफ्लेक्शन में दोनों एंगल सेम आते हैं, तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पर भी रिफ्लेक्शन में दोनों एंगल क्या आएंगे, सेम आएंगे। यहां पर रे बाहर निकल रही है, एक हाइयर है ना, इस एरिया का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है। एक हाइयर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, वो एयर पे जा रही है, तो ऑब्वियसली लाइट जो है वो ऐसे निकलेगी कि स्ट्रेट, वो ऐसे बेंड होके निकलेगी, ठीक है ना। तो चलिए उसकी बेंडिंग भी दिखा देते हैं यहाँ पर, है ना। तो लाइट अब बाहर निकलेगी तो कुछ इस तरीके से बेंड होते हुए निकलेगी। हाँ, एक चीज की श्योरिटी है कि जैसे ये लाइन जा रही है ऑब्वियसली इस लाइन के आप पैरेलल ही जाएंगे, ठीक है ना। तो ये वाली और ये वाली लाइन हमेशा इससे पैरेलल में निकलती है गाइस। ओके, चलिए ऐसे ले लो, मतलब जैसा भी वीडियो थोड़ा आड़ा होता है ना इससे। ओके, तो अब समझ में आ गया होगा आपको कि लाइट अंदर घुसेगी, बेंड होके, बेंड होने के बाद यहाँ से रिफ्लेक्ट होके फिर निकलेगी और ऊपर फिर इन दोनों पैरेलल हो जाएंगे, ठीक है। अब हमें अपना जो डेरिवेशन करना है, उस डेरिवेशन में हमें सबसे पहले क्या करना है, पाथ डिफरेंस निकाल के दिखाना है, ठीक है। हमें अपने डेरिवेशन में क्या करना है, पाथ डिफरेंस निकाल के दिखाना है, ठीक है। अब किस तरीके से हम अपना पाथ डिफरेंस निकाल सकते हैं, सबसे पहले पाथ डिफरेंस होता क्या है आपको वो बताते हैं, ठीक है। देखिए पाथ डिफरेंस को हम क्या करते हैं, डेल्टा से डिनोट करते हैं, ठीक है। अभी पाथ डिफरेंस निकलेगा कैसे, पाथ डिफरेंस निकालने के लिए आपको एक छोटा सा और कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो क्या कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, ध्यान से देखिएगा, यहाँ डी से एक परपेंडिकुलर डालना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमने डाल दिया, ओके। सो डी से एक परपेंडिकुलर डाला है, ये एंगल कितना रहेगा आपका, 90 डिग्रीज रहेगा, आपको ध्यान रखना है। तो ऑब्वियसली ये एंगल भी क्या हो गया तुम्हारा, 90 डिग्रीज हो गया। जब आप इस परपेंडिकुलर को यहाँ डालोगे तो ऑब्वियसली बात एक और चीज आपको समझ में आएगी कि जितना एंगल यहाँ बना था वही सेम एंगल आपको यहाँ पर भी मिलेगा, ठीक है। तो एक बार बस प्रैक्टिस करके सीखने का होता है गाइस, ये एक बार सीख लिया काम तुम्हारा बन जाता है, ओके, है ना। तो यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाला आपने 90 डिग्री पे, ओके। ये एक एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन बस करना पड़ेगा। तो हमारे पास ए पॉइंट है, सी पॉइंट है, डी पॉइंट है और एल पॉइंट है, तो ये कुछ 4 पॉइंट्स मिल जाते हैं, ठीक है। अब देखिएगा पाथ डिफरेंस कैसे निकलेगा, पाथ डिफरेंस को हम डेल्टा से डिनोट करते हैं, ओके। नाउ सिंपल लॉजिक है कि इसमें आप क्या करिए, देखिए इसको निकालने के लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है कि आप पहले इस लेंथ को देखेंगे, एसी की लेंथ को, ठीक है। उसमें आप क्या ऐड करेंगे, इस सीडी की लेंथ को ऐड करेंगे, ठीक है। सो एसी प्लस सीडी करेंगे। फिर ये जो एसी प्लस सीडी आया है आप इस पूरे वाले पार्ट को म्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। म्यू क्या है आपका, पाथ डिफरेंस, सॉरी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। माइनस किसको करेंगे हम, ये जो ए से लेके एल तक का लेंथ है, आप इस ए से लेके एल तक के लेंथ को माइनस कर देंगे। तो पाथ डिफरेंस निकालने के लिए एसी प्लस सी डी माइनस ए इंटू एल, ये किया जाता है इस चार्जिंग लगाते हैं, एक मिनट, ओके। दिस इज हाउ यू फाइंड द वैल्यू ऑफ पाथ डिफरेंस डेल्टा, ओके। अब आगे का प्रोसेस बड़ा सिंपल है, मुझे क्या करना है, क्योंकि मुझे जो पाथ डिफरेंस निकालना है वो किसके टर्म्स में निकालना है, मैं इस ए सी सी डी ए एल को नहीं जानता, मैं किन किन को जानता हूं, मैं एज पर द क्वेश्चन जानता हूं इस स्लिट की थिकनेस को, करेक्ट। एज पर द क्वेश्चन मैं जानता हूं इस ग्लास जिसके अंदर भी ये रिफ्लेक्शन हो रहा है उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को, ओके। और मैं जानता हूं यहाँ पे होने वाले रिफ्लेक्शन को, मतलब आर विच इज द रिफ्रैक्शन, ठीक है।
तो मुझे जो भी चीजें लिखनी है, चाहे वो ए सी हो, चाहे वो सी डी हो, चाहे वो ए एल हो, ये जो ए सी सी डी ए एल है, इनको मुझे टी म्यू और आर के टर्म्स में ही लिखना पड़ेगा। तो अगला स्टेप आपका बड़ा क्लियर है, एसी को इनके टर्म्स में लिखिए, फिर सीडी को इनके टर्म्स में लिखिए, फिर एएल को इनके टर्म्स में लिख दीजिए, और तीनों को उठा के इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, तो एक एक करके मैं आपको लिख के बताता हूं। सबसे पहले हम ए सी को लिखेंगे। कैसे लिख सकते हैं? देखिए ए सी ये है, हम इस ट्राइंगल को यूज करेंगे। इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूं एन पॉइंट। ठीक है, तो देखिए समझ में आ रहा है, ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो यहाँ पे कितना बनेगा एंगल हमारा 90 डिग्रीज का। ठीक है, तो हम बोलेंगे कि हमारे पास एक ट्राइंगल है। कैसा ट्राइंगल है? इन ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ए एन सी, या ए सी एन आप बोल सकते हैं, जो भी आप बोलना चाहें। मैं ए एन सी बोल देता हूं यहाँ पे। ठीक है, इन ट्राइंगल ए एन सी, हम बोल सकते हैं कि यहाँ बेसिक ट्रिग्नोमेट्री लगाएंगे। आर है, तो हम किसको यूज करेंगे यहाँ पे? कॉस ऑफ आर को यूज करेंगे। तो कॉस थीटा क्या होता है? अगर ये थीटा है तो ये क्या बन जाएगा? इसका बेस, और ये बन जाएगा आपका हाइपोटेन्यूज। ठीक है ना? तो क्योंकि मुझे स्ट्रेट लाइन, ये सी से लेके एन तक की लेंथ पता है, वो क्या है? थिकनेस है। तो मैं कॉस आर को यूज कर रहा हूं ताकि मैं थिकनेस के टर्म्स में लिख सकूं चीजों को, है ना, और एसी के टर्म्स में लिख सकूं। तो कॉस आर इज इक्वल टू क्या? बेस क्या है मेरे पास? सी एन, डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज क्या है? सी से लेके ए तक का, विच इज सी ए। ओके, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? देखिए कॉस आर इज इक्वल टू सी एन। सी एन क्या है? थिकनेस है, तो हम इसको लिख देंगे यहाँ पे टी, डिवाइडेड बाय सी ए। क्या है ये? सी ए क्या है हमारा? सी ए तो कुछ नहीं है, ठीक है ना? तो हम इसको सी ए को एज इट इज लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, ओके। सी ए मतलब बेसिकली ए सी ही है हमारा, तो सी ए की जगह में क्या लिख देता हूँ? ए सी लिख देता हूँ, ज्यादा बेटर रहेगा, बिकॉज ए सी तो हमें निकालना था ना। ओके, बहुत बढ़िया। ओके, टी डिवाइडेड बाई ए सी। तो अब हम लिख पाएंगे, ए सी को ऊपर लेके गए अगर हम, तो हम लिख पाएंगे कि मेरा जो ए सी है वो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? देयरफॉर मेरा जो ए सी है दैट इज इक्वल टू टी डिवाइडेड बाय कॉस आर, नीचे जाएगा, सो दिस बिकम्स टी डिवाइडेड बाय कॉस आर। ठीक है, ओके। तो जैसे मैंने कहा था कि हमको एसी को किसके टर्म्स में लिखना चाहिए? टी म्यू और आर के टर्म्स में लिखना है। तो ये क्या आ गया? टी बाय कॉस आर के टर्म्स में आ चुका है। जैसे एसी को लिखा है वैसे ही हमको सीडी को भी लिखना पड़ेगा। ठीक है ना? तो चलिए आपको अगले स्टेप में यहाँ पे सीडी को भी लिख के दिखा देते हैं। ठीक है, थोड़ा सा जगह बनाता हूं मैं। ओके, मैं जो चीज मेरे काम की नहीं है उसको हटाते जाता हूँ थोड़ा सा। ठीक है ना? और एक चीज हमने लिख ली है। ओके, ग्रेट। अब हम किसको? सीडी को ले रहे हैं। ठीक है, सीडी क्या है? यहां से लेके यहां तक। तो अगेन हम बोल सकते हैं कि हम इस सी एंड डी को ट्रायंगल ले सकते हैं। तो हम इस ट्रायंगल को यूज करेंगे इस बार। नाउ वी आर यूजिंग इन ट्रायंगल, कौन सा? सी एंड डी। ठीक है, अगेन मैं कॉस आर यूज कर सकता हूँ, क्योंकि बेस मैं जानता हूँ टी थिकनेस के बराबर, तो बेस आ जाएगा। और हाइपोटेन्यूज मुझे जरूरी है क्योंकि मुझे सी डी की इंफॉर्मेशन चाहिए, है ना? तो वापस से मैं लिख पाऊंगा, मेरा कॉस ऑफ आर इज इक्वल टू बेस, जो कि है मेरा सी एन, डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज, जो कि है मेरा क्या? सी डी। ठीक है, तो सी एन तो मेरा थिकनेस टी के बराबर है ना, ये फिल्म की थिकनेस है टी, यहाँ पे हमारे पास में ऑलरेडी गिवन है, डिवाइडेड बाय सी डी। ठीक है, तो देयरफॉर हम क्या बोल सकते हैं कि सी डी ऊपर जाएगा, तो आपका सी डी इज इक्वल टू टी थिकनेस डिवाइडेड बाय क्या आ गया? कॉस आर आ गया। ठीक है ना? ये लीजिए। ओके, तो हमने क्या किया है? ए सी और सी डी को जो है वो निकाल लिया। ओके, तो इतना पार्ट हमारा कैलकुलेट हो चुका है, जहां पे हम ए सी प्लस सी डी इंटू म्यू करेंगे। ठीक है, अब हमें बस एल को जो है वो इनके टर्म्स में निकालना है। किनके? टी म्यू और आर के टर्म्स में निकालना है। तो अब एल कैसे निकलेगा? चलिए, एल को निकालने में ना आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, ये आसानी से निकलेगा नहीं गाइस। ठीक है, ओके। तो एल निकालना थोड़ा तकलीफ दे सकता है, लेकिन चलिए आपको मैं निकाल के दे देता हूं, है ना? सो एल के लिए हम इस बड़े वाले ट्राइंगल को यूज कर सकते हैं, ए एल और डी। ठीक है, सो इन ट्राइंगल ए एल टी, है ना? क्या करेंगे हम? देखिए एक एंगल है मेरे पास साइन आई, इसका यूज कर सकता हूं मैं, क्योंकि अगर इसका यूज करता हूं तो आई ये है, तो हाइपोटेन्यूज तो एडी है, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर रहता है। तो अगर साइन आई करेंगे तो परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज बन सकता है ना? तो हमें जो भी फॉर्मूला यूज करना है वो ऐसे यूज करना है कि उसमें ए एल आ सके। ठीक है ना? तो मैं यूज करूंगा अपना साइन आई वाला फॉर्मूला। ठीक है, तो उससे मुझे क्या मिलेगा? ये आई है तो परपेंडिकुलर इज ए एल। ठीक है,
डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज इज ए से लेके डी तक का लेंथ। ओके, सो ए से लेके डी तक की लेंथ थोड़ा सा इजी है निकालना, आई डोंट थिंक ये ज्यादा प्रॉब्लमेटिक होगा। फिलहाल के लिए हम इतना लिख देते हैं कि आपका जो ए एल है किसके बराबर रहेगा, ए डी इंटू साइन आई के बराबर रहेगा, ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू ए डी इंटू साइन ऑफ आई। ओके, हमें ए एल किसके टर्म्स में चाहिए था, टी म्यू एंड आर इनके टर्म्स में चाहिए था। तो हमें आई मिल गया है, हमें आर म्यू और टी कहीं से कहीं तो दिखाई नहीं दे रहा है। तो हमें बस क्या करना है, इस वाले पार्ट को अपने टी म्यू एंड आर के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। कैसे कन्वर्ट करेंगे, मैं फिलहाल जो चीज काम की नहीं है उसको लिखते रहूँ। देखिए आप वीडियो पॉज करके करके नोट लिख सकते हैं, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे एप्लीकेशन का लिंक है, वहां क्लिक करके जब आप इस मतलब फिजिक्स में क्लिक करोगे, सिलेक्ट करोगे, कुछ पे वे करने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली नोट्स विजिबल हैं आपके, ठीक है। आप वहां जाके सिलेक्ट करिएगा, वहां से आप नोट्स देख सकते हैं। नोट्स में आपको हर एक स्टेप एक के नीचे एक दिखेगी। यहाँ एक के नीचे एक स्टेप लिखना थोड़ा मुश्किल रहता है, तो क्योंकि आपको सब कुछ मुझे इस फिगर को दिखाते हुए आपको समझाना है, तो इसलिए मैं थोड़ा इरेज कर करके समझा रहा हूँ। तो एक एक स्टेप मैं आपको बताते चल रहा हूँ, ठीक है ना। तो हमने स्टेप लिख के कहाँ तक आ गए, हम ए एल इज इक्वल टू ए डी साइन आई तक आ चुके हैं, ठीक है ना। तो अब इस एडी के साथ में कैसे खेलें, देखिए एडी को आप ब्रेक कर सकते हैं ए एन प्लस एन डी के टर्म्स में, ठीक है ना। सो दिस कैन बी रिटन एज ए एन प्लस एन डी इंटू साइन ऑफ आई, ठीक है। अब देखिए ए एन जो है उसको हम ब्रेक कर सकते हैं कैसे, ये आर है और ए एन है, तो अगर मुझे इसको आर और टी के टर्म्स में लिखना है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, टेन थीटा यूज कर सकता हूँ, है ना। तो हम जानते हैं पहले से कि टेन थीटा, ठीक है ना। सो टेन ऑफ माई एंगल आर, टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस होता है। सो दिस इज गिवन बाय परपेंडिकुलर ए एन डिवाइडेड बाय बेस क्या है, बेस आपका एन सी है, विच इज नथिंग बट योर थिकनेस, ठीक है। तो आप बोल पाओगे कि आपका जो ए एन है दैट इज इक्वल टू टी टाइम्स ऑफ टेन आर, ठीक है। तो ए एन आ गया आपका टी और आर के टर्म्स में, हाँ जी आ गया। वैसे ही आप टेन आर यहाँ पे लगाओगे तो एन डी परपेंडिकुलर एन सी बेस, तो एक और बार आप टेन आर लगा सकते हो, इस बार किस ट्राइंगल में लगाएंगे, हम ए सी एन डी में लगाएंगे, ठीक है। तो आप इसे स्पेसिफाई भी करिएगा, यहाँ पे हम किस ट्राइंगल में लगा रहे हैं, दिस इज वी आर यूजिंग इट फॉर ट्राइंगल ए एन सी, this is for triangle A and C. Now this time we are using it for which triangle? For triangle C and D. So this is for triangle C and D. ठीक है? So 10R is equal to C and D में perpendicular है हमारा ND, ठीक है? Divided by क्या हो जाएगा आपका base which is the thickness, ठीक है? So therefore आपका जो ND है वो कितना हो जाएगा? T ऊपर जाएगा, so this becomes T times of 10R guys, ठीक है? तो हमारा ए एल इज इक्वल टू था ए डी साइन आई, ठीक है। हमने ए एल को निकाला था किसके टर्म्स में, ए डी साइन आई के टर्म्स में। ए डी को हमने ब्रेक किया ए एन और एन डी के टर्म्स में, क्योंकि हम ए एन और एन डी को क्या लिख सकते थे, अपने टी और टेन आर के टर्म्स में लिख सकते थे। तो ए एन आ चुका है, एन डी आ चुका है, बस को उठा के बस यहाँ पे डालना है, ठीक है। तो वीडियो पॉज करके आप चाहें तो इतना नोट कर सकते हैं, ठीक है। मैं आगे का प्रोसेस कर रहा हूँ, अगेन फिर से बोल रहा हूँ ये सब कुछ नोट्स के फॉर्म में अवेलेबल है, बट मेरा काम है इस पर्टिकुलर वीडियो में आपको ये चीज सिखा के देना, डेरिवेशन स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। तो मैं उतना काम आपके लिए कर दे रहा हूँ, ठीक है। सो नाउ हम इसे बोल सकते हैं इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ठीक है। एक काम करते हैं, इस वाले पार्ट को हम ऊपर ही रखते हैं, ठीक है। सो ए एन प्लस एन डी टाइम्स ऑफ साइन आई, ठीक है, और नीचे उसकी वैल्यूज पुट अप कर देंगे, ठीक है। इज इक्वल टू ए एन क्या है, टी टेन आर के बराबर है, तो ये लिख देंगे हम, दिस इज टी टाइम्स ऑफ टेन आर, प्लस एन डी भी आपके टी टाइम्स ऑफ टेन आर के बराबर है, सो दिस इज ऑल्सो टी टाइम्स ऑफ टेन आर, और बाहर तुम्हारे क्या आ जाएगा, साइन ऑफ आई आ जाएगा, ठीक है। दिस इज इक्वल टू, ओके। चलो इस वाले पार्ट की अब जरूरत नहीं है, इसका हम कर चुके हैं, काम खत्म, है ना। ओके, सो अब आप देखिए साइन आई को आप कैसे एलिमिनेट करेंगे, पहले तो इसको थोड़ा और शॉर्ट में लिख देते हैं, ठीक है। सो टी टेन आर प्लस टी टेन आर इज नथिंग बट आपका टू टी टाइम्स ऑफ टेन आर, ठीक है, और साथ में क्या है आपका साइन आई। क्या हमारा ए एल जो है वो परफेक्ट हो चुका है, नहीं। हमको किस फॉर्म में चाहिए था, हर एक चीज ए सी सी डी ए एल हमको टी आर और म्यू के फॉर्म में चाहिए, टी आर और म्यू के फॉर्म में चाहिए, तो टी और आर तो है, म्यू मिसिंग है यहाँ पे, म्यू की जगह आई है, आई को किसी तरह हटाना पड़ेगा, हम सिर्फ टी आर और म्यू ले सकते हैं और कुछ नहीं ले सकते। कुछ कम रहा तो भी चलेगा, जैसे यहाँ पर आपका म्यू नहीं है, यहाँ पर भी म्यू नहीं है, चलेगा, लेकिन टी आर और म्यू के अलावा कुछ और नहीं होना चाहिए, ठीक है। सो यहाँ पे आई है, कैसे एलिमिनेट करें, एक बढ़िया सा फॉर्मूला होता है, शायद आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा, कि जब आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू निकालने जाते हैं तो इस म्यू की वैल्यू क्या होती है, म्यू इज गिवन बाय साइन आई डिवाइडेड बाय साइन आर, ठीक है। इसके हिसाब से साइन आई क्या होगा, म्यू टाइम्स ऑफ साइन आर हो जाता है, ठीक है ना।
तो साइन आई इज म्यू टाइम्स ऑफ साइन आर, तो इस साइन आई की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, म्यू टाइम्स ऑफ साइन आर लिख सकता हूँ, ठीक है। सो दिस इज गोना बी इक्वल टू म्यू टाइम्स ऑफ साइन आर। अब देखिए जरा, आपका ए एल जो है वो पूरी तरह से टी आर म्यू सबके फॉर्म में आ चुका है, ठीक है ना। सो टी आर म्यू है, इनके अलावा कुछ भी नहीं है। ओके, सो वीडियो पॉज करके चाहे तो इतना नोट कर लीजिएगा। फाइनली हम पहुंच चुके हैं अपने ए एल की वो वैल्यू की तरफ जो वैल्यू की हमें जरूरत थी, ठीक है। सो माई ए एल इज इक्वल टू 2t10r म्यू टाइम्स ऑफ साइन आर। ओके, है ना। आप चाहें तो उसको थोड़ा और सही से लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे हम इसको, 2t और म्यू को साथ में लिख देते हैं, दिस इज 2 म्यू इंटू टी। 10r को मैं लिख दूंगा क्या, साइन आर डिवाइडेड बाय कॉस आर, है ना। और एक और साइन आर तो हमारे पास में ऑलरेडी है, ठीक है। तो दो अलग लिखने से अच्छा कि हम इसको साइन स्क्वायर आर लिख देते हैं, ठीक है ना। सो दिस इज माई साइन आर इंटू साइन आर इज नथिंग बट साइन स्क्वायर आर। ओके, so my AL is equal to 2 mu t sin square r by cos r. Okay, now this is my next equation. चलिए, सो अब देखिए कौन कौन चाहिए था मुझे, तीन लोग चाहिए थे। कौन कौन तीन लोग चाहिए थे मुझे, AC चाहिए था किसके टर्म्स में, टी म्यू एंड आर के टर्म्स में। आ चुका है, म्यू नहीं है, कोई नहीं रहा तो भी चलेगा, एक्स्ट्रा कुछ नहीं होना चाहिए। CD मिल चुका है मुझे टी म्यू एंड आर के टर्म्स में। AL मिल चुका है मुझे टी म्यू एंड आर के टर्म्स में, सिर्फ टी म्यू आर और कुछ भी नहीं है। ओके, तो बस अब इन तीनों का यूज करना है हमको और आगे बढ़ना है ताकि हम अपने फाइनल आंसर की तरफ जो है वो पहुंच सके, ठीक है। सो AL इज इक्वल टू दिस, AC इज CD। अब हम इन तीनों को उठा के अपने इस इक्वेशन में पुट अप कर देंगे, जैसे पुट अप करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए मैं इन चीजों को एक एक करके पुट अप करता हूँ, ठीक है, ताकि हम एटलीस्ट एक इक्वेशन और देख लें यहाँ पे, है ना। राइट राइट राइट, और फिर उस इक्वेशन को लेके आगे फर्दर सॉल्व कर देंगे डेरिवेशन को प्रूफ कराने के लिए, ठीक है। चलिए, तो अब हम लिख सकते हैं यहाँ पे मेरा पाथ डिफरेंस, ठीक है, डेल्टा निकालना, डेल्टा होता है पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू AC। AC क्या है, टी बाय कॉस आर के बराबर, तो यहाँ आएगा इस जगह पे क्या पे, टी है बाय कॉस आर, ठीक है, प्लस CD भी किसके बराबर है, टी बाय कॉस आर के बराबर, तो ये भी क्या हो जाएगा, टी बाय कॉस ऑफ आर। बाहर की तरफ क्या है तुम्हारा, लगेगा म्यू लगेगा, ओके, माइनस AL लगेगा। AL क्या है, इस पूरे के बराबर 2 म्यू टी साइन स्क्वायर बाय कॉस आर, ठीक है। थोड़ी सी जगह बनाते हैं भाई, बड़ा वैल्यू आ चुका है यहाँ पे, ठीक है। सो दिस इज -2 म्यू टी साइन स्क्वायर आर डिवाइडेड बाय, ये बन गया तुम्हारा कॉस ऑफ आर, ठीक है। सो पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू ये आ चुका है, ठीक है। जो जो वैल्यू हमने निकाली थी उसको पुट अप कर दिया, अब इसकी खासा जरूरत है नहीं, ठीक है। इसको थोड़ा अब और रिफाइन करते हुए चलेंगे हम, है ना। तो नाउ दिस इज गोना बी पाथ डिफरेंस डेल इज इक्वल टू टी बाय कॉस आर प्लस टी बाय कॉस आर इज डबल हो जाएगा 2t, और ये म्यू से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2t बाय कॉस आर इंटू म्यू, दिस इज 2 म्यू टी, है ना। म्यू को साथ में लिख देता हूँ पहले, टी बाय डबल हो गया ना, 2t बाय कॉस आर, म्यू है तो 2 म्यू टी बाय कॉस आर, ओके, माइनस ऑफ दिस इज व्हाट अगेन 2 म्यू टी इंटू साइन स्क्वायर आर डिवाइडेड बाय, यहाँ पे क्या हो गया तुम्हारा कॉस ऑफ आर, ठीक है ना। अब इसके बाद का जो आपका डेरिवेशन है वो बहुत आसानी से हो जाएगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा इन सब चीजों को इरेज करता हूँ, इस वाले पार्ट को उठाता हूँ और आपके डेरिवेशन के एंड तक आपको लेके जाता हूँ गाइस, ठीक है ना, समझ गए, है ना। सब कुछ इस फॉर्मूले से शुरू होता है, AC प्लस CD इंटू म्यू माइनस AL, ये याद रखना है। इसके बाद फिर आपको बस इनको टी म्यू आर के फॉर्म में लेके आना है और अपनी चीजों को एक एक करके सॉल्व करते जाना है गाइस। बिल्कुल मुश्किल काम नहीं है, दो बार लिख के प्रैक्टिस करोगे डायग्राम बना के काफी आसानी से होगा, सीधा सीधा 6 नंबर देता है ये, ठीक है। तो पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू, मैं दोनों में से 2 म्यू टी बाय कॉस आर कॉमन निकाल सकता हूँ, सो 2 म्यू टी डिवाइडेड बाय कॉस आर मैंने यहाँ से कॉमन निकाल लिया, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या बचा तुम्हारा 1, यहाँ पे क्या बचा तुम्हारा सिर्फ साइन स्क्वायर आर, ठीक है। नाउ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होता है, सबको पता है। तो माई डेल इज पाथ डिफरेंस इज गिवन बाय 2 म्यू टी डिवाइडेड बाय कॉस आर, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। सो कॉस स्क्वायर आर, एक कॉस स्क्वायर आर से एक कॉस आर कट जाएगा, ठीक है। तो आप इससे काट देंगे, तो आप फाइनली बोलेंगे कि देयरफॉर आपका जो पाथ डिफरेंस है डेल्टा दैट इज गिवन बाय 2 म्यू टी इंटू कॉस आर, ठीक है। दिस इज द फाइनल वैल्यू। जितना हो सके उतना धीरे मैंने इस डेरिवेशन को कराने की कोशिश की है ताकि आप सब लोग इसे स्टेप बाय स्टेप समझ सकें। मेरे साथ साथ प्लीज वीडियो को पॉज कर करके आप इसे लिखने की कोशिश करिएगा, एक एक करके आपको समझ में आ जाएगी चीजें।
ओके, सो फाइनली हमने पाथ डिफरेंस क्या निकाला, 2 म्यू टी कॉस आर के बराबर। सो दिस इज द फाइनल वैल्यू। अब इसके बाद शुरू होता है आगे का काम। ठीक है, कि यहां तक हमें नहीं रुकना है, यहां रुकने के बाद में हमें एक स्टेप और करनी है जो मैक्सिमम टाइम्स लोग भूल जाते हैं। क्या करनी है एक स्टेप और, चलिए लिख के दिखाते हैं। कि 2 म्यूटी कॉस आर तो आपको पाथ डिफरेंस मिल चुका है, लेकिन इस 2 म्यूटी कॉस आर में कुछ और भी चीज एडअप होगी। क्या एडअप होगा? सो आपको सिंपली एक सेंटेंस लिख देना है कि बिकॉज वी हैव अ पाथ डिफरेंस गाइस। ठीक है, वी हैव अ पाथ डिफरेंस ऑफ लैम्डा बाय 2। ठीक है, आपका जो यहाँ पे डिफरेंस हुआ ना, क्योंकि ये वेव यहां से निकल रही है, ये थोड़े से डिस्टेंस के बाद यहां से निकल रही है, देयर इज अ डिफरेंस, डिफरेंस ऑफ लैम्डा बाय 2, देयरफॉर आवर एक्चुअल पाथ डिफरेंस लैम्डा इज गोना बी गिवन बाय दिस इज वी ऑलरेडी हैव 2 म्यू टी कॉस ऑफ आर। ठीक है, और इसमें आपका लैम्डा बाय 2 का एड अप होगा, तो वो ऐड भी हो सकता है, वो सब्ट्रैक्ट भी हो सकता है, हम उसको लिखते हैं प्लस और माइनस ऑफ लैम्डा बाय 2। ठीक है, सो दिस इज गोना बी द फाइनल वैल्यू ऑफ द पाथ डिफरेंस। डेरिवेशन हो चुका है हमारा खत्म। ओके, अब इस पाथ डिफरेंस को यूज करके हम बता सकते हैं कि हमारा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस अगर होगा तो उससे क्या कंडीशंस बनेंगी, और अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो उससे क्या कंडीशंस बनेगी। यहां तक तो हमें इस डेरिवेशन को रखना है। अगेन बोल रहा हूं, मैं पीडीएफ अपलोड कर दिया है, सारे पीडीएफ फ्री हैं गाइस, जाके यहाँ पे इस चीज का डेरिवेशन प्रॉपर देख लीजिएगा। वहां पे एक के नीचे एक स्टेप लिखा हुआ देखोगे तो ज्यादा अच्छे से समझोगे। यहाँ स्पेस कम होती है और मुझे मेनली कहाँ कहाँ पे आपको दिक्कतें आ रही है वो दिखाना जरूरी होता है, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा मिटा मिटा के चलता रहता हूँ। सो पाथ डिफरेंस का जो फॉर्मूला है हमारा, तो डेल्टा विच इज नथिंग बट द पाथ डिफरेंस इज गिवन बाय द फॉर्मूला 2 म्यू टी कॉस आर प्लस माइनस लैम्डा बाय टी। ठीक है, चलिए, ये होने के बाद में एज पर द क्वेश्चन आपको और एक चीज दिखानी पड़ेगी। क्या दिखानी पड़ेगी? आपको कंडीशंस की, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन क्या होती है, डिस्ट्रक्टिव की क्या होती है। ठीक है, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हम थोड़ी देर पहले ही पढ़ चुके हैं। ठीक है, आपका जो पाथ डिफरेंस है क्या होना चाहिए, याद करो याद करो, एम लेमडा होना चाहिए, पढ़ा था ना हमने, वेर एम इज इक्वल टू 1 2 3 4, राइट। तो ये होता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए क्या होता है आपका, दिस इज गिवन बाय 2m+1 इंटू लैम्डा बाय 2। ठीक है, कुछ लोग m यूज करते हैं, कुछ लोग n यूज करते हैं, इट्स वन एंड द सेम थिंग। ये होता है कंस्ट्रक्टिव का कंडीशन, ये होता है डिस्ट्रक्टिव का कंडीशन। हम क्या निकाल के लाए हैं? हम पाथ डिफरेंस लेके आए हैं, डेल इज इक्वल टू कितना, 2 म्यू टी कॉस ऑफ आर प्लस माइनस लैम्डा बाय 2, ये हम लेकर आए हैं और ये कंडीशन होती है। ठीक है, सो हम यहाँ पे लिख देंगे कि माई दिस इज द कंडीशन ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। वी हैव व्हाट पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू दिस, क्योंकि दोनों दोनों पाथ डिफरेंस मतलब हम इसको और इसको इक्वेट करा सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम इन दोनों को इक्वेट करा देंगे, बिकॉज ये भी डेल्टा है, तो क्या बन जाएगा देखिएगा, दिस इज 2 म्यू टी कॉस ऑफ आर प्लस माइनस लैम्डा बाय 2 इज इक्वल टू एम लैम्डा। ठीक है, तो इस प्लस माइनस लैम्डा बाय 2 को मैं राइट में ले सकता हूँ। लेने से पहले मैं क्या करूंगा, इधर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, डिवाइड कर दूंगा, तो क्या होगा, लैम्डा बाय टू सेम सेम रहेगा दोनों साइड में, थोड़ा प्लस माइनस करने में आसानी होगी। इस प्लस माइनस को उठा के अगर राइट में शिफ्ट करें तो प्लस वाली चीज राइट में आके माइनस हो जाती है, माइनस वाली चीज प्लस में, तो हम इसको बोल पाएंगे कि ये क्या हो गया आपका, माइनस प्लस हो गया। प्लस माइनस राइट में आके माइनस प्लस हो गया, माइनस प्लस लैम्डा बाय 2। समझ में आया आपको क्या किया है? प्लस लैम्डा बाय 2 दे जाके माइनस लैम्डा बाय 2 होता, माइनस लैम्डा बाय 2 दे जाके प्लस लैम्डा बाय 2 होता, तो प्लस माइनस क्या बन जाएगा, माइनस प्लस। ठीक है ना। सो 2 ब्यूटी कॉस आर इज इक्वल टू क्या बन गया है आपका, दिस इज 2m लैम्डा बाय 2 प्लस माइनस लैम्डा बाय 2। ठीक है, अब देखिए इधर भी लैम्डा बाय 2, इधर भी लैम्डा बाय 2। और एक बात बोल रहा हूँ कि आप प्लस माइनस लें माइनस प्लस लें, अगर आप दोनों की जगह सिर्फ एक प्लस लेंगे तो भी चल जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, दिस ऑल्सो वर्क्स। लैम्डा बाय टू में से लैम्डा बाय 2 आप कॉमन ले लेंगे, तो ये हो गया आपका लैम्डा बाय 2 बाहर। यहाँ से लैम्डा बाय 2 बाहर गया तो क्या बचा आपका 2m, और यहाँ से गया तो 1 बचा, सो 2m+1 इंटू लैम्डा बाय 2 हो गया ये। ठीक है, सो दिस बिकम्स 2m+1 इंटू लैम्डा बाय 2। ठीक है, सो थोड़ा सा आपका कंडीशन m लैम्डा से कहाँ मूव कर जाता है, इस पे मूव कर जाता है। किसके लिए? जब हम अपने पाथ डिफरेंस को इससे इक्वेट कराते हैं फॉर कंस्ट्रक्टिव। तो आपको सवाल में पूछता है ना, व्हाट इज द कंडीशन फॉर मैक्सिमा, व्हाट इज द कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, सो दिस इज द कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कि आपका दिस 2 म्यू टी कॉस आर मस्ट बी इक्वल टू दिस। जो चीज ऊपर की है वैसी सेम चीज डिस्ट्रक्टिव के लिए भी करा सकते हो, है ना। मैक्सिमा का ये हो गया, मिनिमा का कराते हैं, तो इस बार क्या करेंगे, इस वाले पार्ट को इससे इक्वेट करा देंगे, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम इसमें भी लिख देंगे क्या, कि दिस इज द कंडीशन फॉर आपका डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस।
हमने क्या निकाला है, हमने निकाला है 2 μ t cos r प्लस माइनस λ/2, ये हमने निकाला है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको और इसको आपस में इक्वेट कराएंगे। सो देयरफॉर नाउ हम बोल सकते हैं फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आपका 2 μ t cos ऑफ r इंटू सॉरी प्लस माइनस λ/2 इज इक्वल टू, इससे इक्वेट करा सकते हैं, दिस इज 2m+1 इंटू λ/2, ठीक है। अब इस प्लस माइनस λ/2 को आप राइट साइड में लेके जाएंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा आपके पास, 2 μ t cos ऑफ r बचेगा इज इक्वल टू 2m+1 इंटू λ/2, आपका राइट में ऑलरेडी है। प्लस माइनस को इधर लेके गए तो जैसे मैंने आपको सिखाया था कि आप सिर्फ प्लस भी लेके कर सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम आएगा नहीं, दिस वर्क्स फॉर यू गाइस, ठीक है। अब इस स्टेप के बाद कुछ लोगों को कंफ्यूजन होता है कि भाई इसके बाद हम क्या करें, वही करो ना जो पहले कर रहे थे, λ/2 दोनों जगह है तो λ/2 को आप क्या कर लो, कॉमन ले लो, ठीक है ना। सो एक बार आप λ/2 को थोड़ा इधर खिसका देते हैं इसको, है ना, जगह कम पड़ रही थी हमारे लिए, ठीक है। तो λ/2 को हम यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो यहाँ हम लिख पाएंगे 2 μ t cos ऑफ r, ऊपर वाला इज इक्वल टू λ/2 कॉमन गया, ठीक है, 2m+1+1, तो ये क्या हो जाएगा आपका 2m+1+1 इज 2, ठीक है। 2m+2 बेसिकली आपका क्या बन जाता है, ये 2 बन जाता है, ठीक है। क्योंकि क्या हो रहा है ना कि हम m=1 डालेंगे तो 2+2 4λ/2, 4λ मतलब 2λ मिलेगा, 2 डालेंगे तो 2 + 4 + 2 6λ/2 मतलब 3 मिलेगा। तो हम सिंपली क्या कर सकते हैं ना कि इस पूरे को ऐसे लिखना चाहते हैं ऐसे लिख सकते हैं, या इसके बाद वाली स्टेप में आप इस पूरे को रिमूव करके सीधा क्या लिख सकते हैं, m λ लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता गाइस, ठीक है ना। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स, गॉट इट, ओके, है ना। तो ये है आपकी कंडीशन, जब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो आपको क्या मिलेगा, 2 μ t cos r इज इक्वल टू m λ, जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो 2 μ t cos r इज इक्वल टू 2m+1 λ/2, ठीक है। दिस इज हाउ यूल बी गेटिंग। थोड़ा सा एक दो बार लिख लिख के प्रैक्टिस कर लीजिएगा, बिना प्रैक्टिस के सिर्फ वीडियो देख के तुम देखोगे सोचोगे तो मैं बता रहा हूँ तुम्हारे दिमाग में ये चलेगा कि यार क्या पढ़ाया, कुछ समझ में नहीं आया, वो सब हरकत मत करना, ठीक है। पेन उठाओ, पेपर उठाओ, लिखना चालू करो, बेस्ट डेरिवेशन है, 6 मार्क्स पूरे पूरे देके जाता है ये, ओके। तो कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोले, मैक्सिमम मिनिमा की कंडीशन बोले, आपको क्या करना है, इसी डेरिवेशन को करके दिखाना है ना। तो अब शॉर्ट में मैं आपको बता देता हूँ, तो वेज शेप फिल्म आ गया कि हमारा जो सवाल है, ठीक है ना, उस सवाल को लेके हमें क्या लिखना है। सो दिस इज हाउ वी विल बी गेटिंग द क्वेश्चन, चाहे वो ऊपर वाला चाहे वो नीचे वाला हो, ठीक है। तो पहले क्या करेंगे, हम अपना डेरिवेशन सॉल्व करेंगे इस सवाल के लिए। उस डेरिवेशन में क्या निकालते हैं, हम पाथ डिफरेंस निकालते हैं। पाथ डिफरेंस क्या होता है, डेल्टा होता है, जिसकी वैल्यू कितनी आती है हमारी निकालने पे, 2 μ t cos ऑफ r प्लस माइनस λ/2, ये हम वैल्यू लेके आते हैं। उसके बाद हम बोलते हैं कि फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या हो जाता है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए आपकी जो ये वैल्यू है 2 μ t cos ऑफ r प्लस माइनस λ/2, ये किससे इक्वेट होती है, आपकी m λ से इक्वेट होती है। आगे जाके आप उसका सॉल्व दिखा सकते हैं जैसे पिछले दिखाया मैंने। एंड फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस भी आपको दिखाना पड़ेगा, तो उसके लिए क्या बोलेंगे, यही आपकी जो वैल्यू है 2 μ t cos r प्लस माइनस λ/2, वो किससे इक्वेट होगी, आपकी 2m+1 इंटू λ/2 से इक्वेट होगी, और आगे का आप सॉल्व दिखाएंगे उसका। तो आई होप आपको समझ में आ चुका होगा कि हमें क्या करना है ना, इस टाइप के क्वेश्चंस में थोड़ी सी मेहनत है, थोड़ा सा प्रैक्टिस है। एक डेरिवेशन करके ये निकालना है, फिर इसको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए इससे इक्वेट कराया, इसको डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए इससे इक्वेट कराया। आगे की स्टेप्स सिखा चुका हूँ थोड़ी देर पहले, दोनों ही क्वेश्चंस में ये काम करना है, 6 नंबर पूरे पूरे। यहाँ पे हमारा काम हो चुका है खत्म गाइस। इसके अलावा अब आगे आपके पास में क्या चीजें आ सकती हैं, थोड़ा सा उस पर बात कर लेंगे। तो ये हमने जो बात की थी, किस टाइप की फिल्म के बारे में बात की थी, एक ऐसी फिल्म जो प्रॉपर फिल्म हो, ठीक है, जिसकी थिकनेस क्या हो, कांस्टेंट हो। कभी कभी कांस्टेंट थिकनेस वाली फिल्म की जगह पे वो एक ऐसी फिल्म देता है जो कैसी हो, वेज शेप की हो, है ना। तो वेज शेप की जो फिल्म है वो कुछ इस तरीके से दिखती है गाइस, ठीक है। इस वेज शेप की फिल्म का अगर आप डिजाइन बनाना चाहते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ नहीं करना है, एक लाइन ऐसी एक लाइन ऐसी, ऊपर से लाइन है रिफ्लेक्शन के लिए, तो पहले वो अंदर घुसेगी और फिर रिफ्लेक्ट होकर बाहर की तरफ जाएगी। अंदर जो है वो कुछ ना कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रहेगा तो हम उसको म्यू बोल देंगे। बाहर का एयर है सिंपल आपका, ठीक है। जिस एंगल से घुस रही है ऑब्वियसली बात है उस एंगल से वो बाहर निकलेगी, तो ये एंगल तो आपके सेम होते हैं।
बट एक चीज का ही फर्क आता है कि आपका एंगल यहाँ पे आर है, बट यहाँ एंगल बदल जाएगा। यहाँ जो एंगल है ना, वो एंगल क्या होगा, जितना एंगल आपने दिया ना या कर्व करने के लिए, मान लीजिए जिस एंगल को आपने थीटा दिया है, तो ये एंगल आपका क्या होगा, आर के बराबर नहीं होगा जैसा पहले होता था, ये एंगल होगा आपका आर प्लस थीटा के बराबर। तो जो आप फॉर्मूला बनाते थे पहले पाथ डिफरेंस का, टू म्यू टी कॉस ऑफ आर, राइट, वो आप टू म्यू टी कॉस ऑफ आर से क्या बन जाएगा, टू म्यू टी कॉस ऑफ आर प्लस थीटा बन जाएगा। तो इंटरफेरेंस इन वेज शेप्ड फिल्म में आप पाथ डिफरेंस के लिए क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, टू म्यू टी कॉस आर यूज नहीं करेंगे, टू म्यू टी कॉस ऑफ आर प्लस थीटा, वे थीटा इज द एंगल ऑफ द वेज। ठीक है। तो अब अगर मुझे इसमें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देखना है तो क्या करना पड़ेगा, टू म्यू टी कॉस ऑफ आर प्लस थीटा को टू एन प्लस वन इंटू लैम्डा बाई टू से इक्वेट कराना पड़ेगा। करेक्ट। नो वेट, उल्टा लिख दिया शायद मैंने यहाँ पे। ठीक है, सीधा कर देते हैं, जस्ट गिव मी अ सेकंड गाइस, इसको ठीक कर देते हैं। ओके। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन हमेशा एम लैम्डा होती है, राइट, है ना। तो टू म्यू टी कॉस आर प्लस थीटा इज इक्वल टू एम लैम्डा करना पड़ेगा। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, टू म्यू टी कॉस ऑफ आर प्लस थीटा इज इक्वल टू टू एम। ओके, मैं इससे बेटर कर देता हूँ, ठीक है, ये आप लोगों को कंफ्यूज कर देगा। ओके, जस्ट सॉरी सॉरी गाइस, सॉरी गाइस, आई एम सो सॉरी। Okay, so this is the formula for destructive interference, ठीक है। Because destructive में हम क्या करते हैं, something is equal to 2n plus 1 lambda by 2 करते हैं। This is the formula for constructive interference, ठीक है। Okay. जब भी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, पाथ डिफरेंस को हम एम लैम्डा से इक्वेट करते हैं, फिर खेलते रहते हैं। डिस्ट्रक्टिव में हम पाथ डिफरेंस को किससे करते हैं, टू एन प्लस वन लैम्डा बाई टू से इक्वेट करते हैं। ठीक है। देखिए यहाँ पे कंफ्यूजन होना बहुत वाजिब है सब लोगों के लिए, उसका रीजन मैं तुम्हें बता देता हूँ। ठीक है, अभी देखो, फ्रैंकली बताऊं तो मुझे भी थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया, ठीक है ना। ओके, यस, चलो एक चीज समझ में आई, अगर मुझे कंफ्यूजन हो तो तुम्हें भी आगे कंफ्यूजन हो सकता है। ठीक है, माय बैड माय बैड माय बैड, जो लिखा है चीजें वो सही लिखी थी। ओके, जस्ट गिव मी अ सेकंड, जस्ट गिव मी अ सेकंड गाइस, मैं इसे ठीक कर देता हूँ। ठीक है, देखिए हम एक चीज भूल गए। क्या भूल गए, कि हमारा फॉर्मूला जो होता था, है ना, वो प्लस माइनस लैम्डा बाई टू होता था। ठीक है, तो प्लस माइनस लैम्डा बाय टू होने के बाद में वो इक्वेट इक्वेट होने के बाद फिर ये बनता था, ये जो फॉर्मूला लिखा है वो 100% करेक्ट लिखा है गाइस। ठीक है, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए आप टू म्यू टी कॉस ऑफ आर प्लस थीटा इज इक्वल टू ये रखिएगा, दिस इज करेक्ट। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए टू म्यू टी कॉस ऑफ आर प्लस थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा जाएगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि जो हमारा पाथ डिफरेंस है, ठीक है, उसमें क्या आता था आपका, टू म्यू टी कॉस ऑफ आर प्लस थीटा, यहाँ पे आएगा आपका प्लस माइनस लैम्डा बाई टू। उसको फिर क्रॉस करोगे तो फिर कंस्ट्रक्टिव का ये चेंज हो जाता है ना, और डिस्ट्रक्टिव का चेंज हो जाता है, तो ये अल्टी पल्टी हो जाती है। ठीक है ना। तो ठीक है ठीक है ठीक है, वो मैं भी उस वजह से कंफ्यूज हुआ, एंड चलो ये समझ में आया कि आप लोग भी उस वजह से एग्जाम में कंफ्यूज हो सकते हो। तो एक चीज ध्यान रखिएगा कि हाँ, छोटा सा कंफ्यूजन यहाँ पे हो सकता है, तो प्लीज वी हैव टू अवॉइड दिस। कैसे दिमाग में याद रखना है वो तुम कर सकते हो तुम्हारे हिसाब से, डेरिवेशन सही से किया तो तुमने तो याद रहेगा तुम्हें। ठीक है, सो थिन फिल्म में लकीली तुमसे डेरिवेशन जो है वो करने के लिए नहीं बोलता है। थिन फिल्म में तुमसे वो बोलता है सिर्फ इन एक्सप्रेशंस का फॉर्मूला लिख के बता दीजिए, और कुछ नहीं चाहिए उनको। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चंस है, मैं आपको दिखा देता हूं। व्हाट इज वेज शेप थिन फिल्म, ड्रॉ अ नीट टेबल डायग्राम। तो हमें क्या करना है, वेज शेप थिन फिल्म में ये डायग्राम बना देना है इस तरीके से। ठीक है, वेज शेप फिल्म में क्या होती है कि भैया, जो हमारा थिकनेस होता है वो कांस्टेंट नहीं होता है, थिकनेस एक सर्टेन एंगल पे होता है, सो दिस इज कॉल्ड एज वेज शेप फिल्म। ओके, आगे क्या, कि राइट दी स्टेट द कंडीशन फॉर मैक्सिमम मिनिमा। तो नॉर्मली जो पाथ डिफरेंस होगा वो ये होगा, ठीक है ना। और आपकी अगर कंडीशन चाहिए कंस्ट्रक्टिव की, तो उसमें ये इज इक्वल टू ये हो जाएगा, और डिस्ट्रक्टिव की कंडीशन चाहिए तो ये इज इक्वल टू ये हो जाएगा। ठीक है ना, जस्ट टू बी श्योर मैं एक चीज और लिख देता हूँ आपके लिए यहाँ पे, कि आपका जब पाथ डिफरेंस का ये फॉर्मूला लिखेंगे आप, तो एडिट जो होगा वो यहां पर रहेगा, दिस हैज टू बी प्लस माइनस लैम्डा बाय टू। ये सोचना भी मत, ठीक है। क्यों नहीं सोचना, उसका एक सिंपल रीजन बता रहा हूं, देखो सुनो, सारे कंफ्यूजन क्लोज करते हैं तुम्हारे। तो गड़बड़ जैसे मैंने कहा कि कैसे हो सकती है, कि अगर तुमने इसमें प्लस माइनस लैम्डा बाय टू नहीं लगाया ना, तो फिर तुम कंफ्यूजन में पड़ोगे। ठीक है, तो पाथ डिफरेंस के फॉर्मूला में हमेशा तुम्हें टू म्यूटी कॉस ऑफ आर प्लस थीटा प्लस माइनस लैम्डा बाय टू लगाना है। ठीक है, ये एक करेक्ट फॉर्मूला है। तो गड़बड़ जो हुई थी मुझसे वो कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव लिखने में नहीं हुई थी, वो इसमें मैंने प्लस माइनस लैम्डा बाय टू लगाना भूल गया, इसलिए मेरे को कंफ्यूजन क्रिएट हो गया था यहाँ पे। ठीक है ना। सो अगेन वही बात है
थोड़ी देर पहले हमने इसका डेरिवेशन किया था। उस डेरिवेशन में हमने थिन फिल्म का कर रखा है, सॉर्टेड है वो चीज, वहां कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर जो चीज देख रहे हैं उसमें बस सब कुछ सही था, इसमें एक ही चीज गड़बड़ हो गई थी, हम प्लस माइनस लैम्डा पर टू लगाना भूल गए थे। ओके, बाकी एक बार ये चीज आ जाती है तो कंस्ट्रक्टिव की कंडीशन क्या है, दिस इज इक्वल टू दिस, डिस्ट्रक्टिव की क्या है, ये इज इक्वल टू ये है। वही सेम कंडीशन है जो थिन फिल्म में होती थी, बस थिन फिल्म में आपका थीटा नहीं आता था, खाली आर आता था, यहाँ पे थीटा भी आ जाएगा। ठीक है, तो जो फॉर्मूला हमने नॉर्मल थिन फिल्म में करे हैं यूज, वही फॉर्मूला आपके किस में आएंगे, इसी में भी रहेंगे। बस इन फॉर्मूलाज में आर के साथ में थीटा लग जाएगा, खाली उतना ही डिफरेंस है गाइस। ठीक है, चलिए। सो दिस इज डन गाइस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अब इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल कुछ पूछे गए हैं वो देख लेते हैं। लेकिन हाँ, एक छोटी सी चीज और थी कि टेस्टिंग ऑफ ऑप्टिकल फ्लैटनेस, ये एक बहुत बेसिक चीज है जो कई बार आपसे एग्जाम में पूछी गई है, तो चलिए इसको भी करा देते हैं आपको। सो ऑप्टिकल फ्लैटनेस कैसे टेस्ट की जाती है। ऑप्टिकल फ्लैटनेस टेस्ट करने के लिए थिन फिल्म यूज होती है। कौन सी वाली, एंगल वाली, वेज फिल्म यूज होती है। हमें क्या करना है, जिस भी स्पेसिमेन की टेस्टिंग करनी है उसको रखना है नीचे स्ट्रेट, और एक ऐसी ग्लास प्लेट जिसका पता है हमें, ठीक है ना, कि वो क्या है, ऑप्टिकली फ्लैट है, मतलब उसमें रिफ्लेक्शंस प्रॉपर हो गए, ऑप्टिकली उसको टेस्ट किया गया कि वो पूरी तरह से फ्लैट है। ठीक है, कहीं से कहीं तक रफ नहीं है। तो एक ऐसी ग्लास जो ऑप्टिकली ऑलरेडी फ्लैट है उसका यूज करते हैं, उसको एक सर्टेन एंगल पे रखते हैं इस पे। ठीक है, यहाँ से मोनोक्रोमेटिक लाइट डालेंगे तो हमें क्या होगा, इंटरफेरेंस मिलेगा और ऐसे फ्रिंजेस मिलेंगे। ठीक है, तो अगर मुझे ऐसे फ्रिंजेस मिल गए इस लाइट को डालने पे, कहाँ, इस ऑप्टिकली फ्लैट प्लेट पे, क्योंकि लाइट यहाँ टकराएगी, अंदर फिर घुसेगी और स्पेसिमेन पे टकराएगी, तो ओवरऑल क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा। कैसा रिफ्रैक्शन होगा, वैसे ही रिफ्रैक्शन होगा जैसा हम थोड़ी देर पहले देखते आए थे। ठीक है, कि लाइट जो है वो इंसिडेंट करेगा इस जगह के अंदर, घुसेगा, टकराएगा, फिर बाहर निकलेगा। ठीक है, तो यही रिफ्रैक्शन अगर हो जाता है और हमें ऐसे स्ट्रेट फ्रिंजेस मिलते हैं तो हम बोलेंगे कि स्पेसिमेन भी कैसा है, मेरा ऑप्टिकली फ्लैट है। लेकिन हमें अगर आड़े टेढ़े फ्रिंजेस मिल गए तो हम क्या बोलेंगे कि स्पेसिमेन जो है वो ऑप्टिकली फ्लैट नहीं है। थोड़ा बहुत बेसिक है, शुद्ध भाषा में मैंने अंग्रेजी यहाँ पे लिख रखी है, एक बार इसको पढ़ के देख लीजिएगा, काम आपका बन जाएगा। ठीक है ना। सो यस, बेसिक चीजें हैं, ज्यादा इसमें कुछ लोड लेने की तुम्हें जरूरत है नहीं। ठीक है, अंग्रेजी पढ़ लो, नोट्स इसके ऑलरेडी अवेलेबल है, तो क्या, चेकआउट कर लेना बस। ठीक है, ओके। नेक्स्ट एक और चीज है, एक एंटी रिफ्लेक्टिंग कोटिंग करके होती है, ये भी कभी कभी 2-3 नंबर में आपसे पूछ लेता है। एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग वही होती है कि मान लीजिए कि आपका एक ग्लास था, ओरिजिनल ग्लास था, सो दिस इज माय ओरिजिनल ग्लास। इस ग्लास में है ना, ये पूरा ओरिजिनल ग्लास था, तो मैंने यहाँ, सॉरी, ये यहाँ से ग्लास है। ठीक है, इस ग्लास में मैंने क्या किया, एक पतला सा, मैंने एक, जैसे हम है ना टेम्पर्ड ग्लास नहीं चढ़ाते अपनी फोन के ऊपर, वैसे ही एक पतला सा शीट चढ़ता है। तो ये जो पतला सा शीट होता है ना, यही एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग होता है आपका। ठीक है ना। अब एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग में होता क्या है एक्चुअली, व्हाट इज दिस, एआरसी रिड्यूसेस इंटेंसिटी ऑफ लाइट बट डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो ये मेक श्योर करता है कि कहीं पर भी आपका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ना हो, हमेशा जो हो वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो। ये इसका थिंग है। जनरली किस चीज की लेयर चढ़ाई जाती है, मैग्नीशियम फ्लोराइड की लेयर चढ़ाई जाती है यहाँ पे। ठीक है, देयर इज अ फेज चेंज बिटवीन बोथ द रेज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द डेंसर मीडियम। तो ये वाली रे और ये वाली रे, दोनों के बीच में सम गैप है, दिस गैप इज बेसिकली कॉल्ड एज द फेज चेंज। ठीक है, देयर इज अ फेज डिफरेंस, फेज चेंज हो रहा है यहाँ पे, π/2 का फेज चेंज होता है। ठीक है, तो एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग में ये डायग्राम बना के आप ये 2-3 लाइन लिख देंगे कि भैया इंटेंसिटी रिड्यूस करता है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कॉज करता है, मैग्नीशियम फ्लोराइड का रेड होता है, और देयर इज अ फेज चेंज। उतना काफी होता है गाइस। ठीक है, दिन भर से वीडियो बना रहा हूँ इसलिए थोड़ा सा थक गया हूँ, इसलिए थोड़े बहुत छोटे छोटे एरर हो जाते हैं, जैसा पिछले उसमें हो गया था थोड़ा। ठीक है, बट आई होप आपको समझ में आ गया हो। पीडीएफ आप प्लीज देख लीजिएगा, उस पीडीएफ में प्रॉपर तरीके से बताई गई ये चीजें। ठीक है ना। और डेरिवेशन एक बार खुद से लेके प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि यार, हाँ, जो मुझसे एरर हुआ है वो आप नहीं करेंगे, आपसे वो एरर नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, एंड नाउ लेट्स हैव अ लुक एट द न्यूमेरिकल्स, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल्स में एग्जाम में आया हुआ ये एक न्यूमेरिकल मेरे सामने है, इसके पहले और कोई खासा न्यूमेरिकल सबसे पूछे गए नहीं है। ठीक है ना। तो एक ये न्यूमेरिकल तो मैं आपको करा रहा हूँ, मैंने सोचा इसके साथ साथ में आपको ये और ये न्यूमेरिकल भी करा दूं। ठीक है, सो ये जो दो न्यूमेरिकल्स दिख रहे हैं वो इसी न्यूमेरिकल पे जो फॉर्मूला है उसी सेम फॉर्मूला पे बेस्ड है, ये वाले दोनों न्यूमेरिकल्स। तो अगर ये वाला आपसे पूछा है, इसका मतलब देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपसे ये दो न्यूमेरिकल्स भी पूछे जा सकते हैं। तो एक्स्ट्रा में मैं आपको ये दो करा के दे रहा हूँ, क्योंकि दोनों ही, तीनों ही न्यूमेरिकल सेम फॉर्मूला पे बेस्ड है। ये तो लेटेस्ट में आया हुआ है 3 नंबर पे। ठीक है, 3 नंबर का आया हुआ है मतलब। चलिए सबसे पहले हम फर्स्ट वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।
तो पहले समझ लेते हैं कि न्यूमेरिकल है किस टॉपिक पे। न्यूमेरिकल है हमारा नॉर्मली ऑन अ ग्लास वेज, वेज शेप फिल्म हमने देखी थी, एंगल वाली जो देखी थी हमने, ठीक है, ऐसे जो भी था आपका। तो उस ग्लास वेज फिल्म पे आपका न्यूमेरिकल है, ठीक है। एक ही फॉर्मूला है जो हमारा यूज होगा, और उस फॉर्मूला में वैल्यूज कैसे पुटअप करनी है देख लीजिए। हमें एग्जाम में नॉर्मली क्या निकालने के लिए बोलता है वो, फ्रिंज विड्थ निकालने के लिए बोलता है या बैंड विड्थ निकालने के लिए बोलता है। तो जो फ्रिंजेस बनती है ना आपकी ऐसे, लाइट डार्क लाइट डार्क, तो ये कितनी कितनी मोटी फ्रिंज बनी है ना, लेंथ क्या है इसकी, कितना मोटा है इसका, ठीक है। तो वो मोटापा निकालने के लिए हमें बोलता है, फ्रिंज की विड्थ निकालने के लिए बोलता है, ठीक है, बिटवीन द फ्रिंजेस, ठीक है ना। सो निकालने का फॉर्मूला क्या है, बीटा इज इक्वल टू लैम्डा डिवाइड बाई 2 म्यू है। इसमें भाई बीटा क्या है, लैम्डा क्या है, म्यू क्या है, ए है। तो जो फ्रिंज विड्थ है इसको हम बैंड विड्थ भी बुलाते हैं, इसको ये है बीटा। लैम्डा है आपकी वेवलेंथ। वेवलेंथ की वैल्यू हमेशा मीटर में लिखनी है। यहां भी मैंने जो गिवन थी वेवलेंथ आपको मोनोक्रोमेटिक लाइट, किस्मत से मीटर में थी तो हमने मीटर में लिखी है, नहीं होगी मीटर में तो मीटर में कन्वर्ट करके लिखेंगे। म्यू होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो इसकी वैल्यू किसी यूनिट की नहीं होती है, जो वैल्यू डायरेक्टली आ जाती है। अल्फा, जब हम इस फॉर्मूला में वैल्यूज को पुटअप कर रहे हैं तो अल्फा हमारा रेडियंस में होना चाहिए। यहाँ अल्फा किस में गिवन है, मुझे जो एंगल है ग्लास वेज ऑफ एंगल 20 सेकेंड्स, मुझे एंगल सेकेंड्स में गिवन है। यहाँ ध्यान से देखिएगा कि हम सेकेंड्स को किस तरीके से डिग्रीज में कन्वर्ट करेंगे और फिर वहां से रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। तो किसी भी सेकेंड्स वाली चीज को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करते हैं, आपका जो अल्फा है उसको 3600 से आप डिवाइड करिए। तो जैसे इसको 36 से डिवाइड करेंगे ये हो गया डिग्रीज में कन्वर्ट। डिग्री से आप रेडियन में जाएंगे, रेडियन में जाने के लिए आप क्या करेंगे, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब ये 20 सेकंड 3600 से डिवाइड होकर डिग्रीज में हुआ, डिग्रीज को पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई किया, तो अब ये रेडियंस में हो चुका है। तो अब जो आपको वैल्यू मिलेगी अल्फा की वो होगी रेडियंस के टर्म्स में। तो ये कैलकुलेशन मत भूलिएगा, बहुत जरूरी है। एक बार ये कैलकुलेशन हो जाता है तो आप आराम से लैम्डा की वैल्यू पुट कर सकते हैं मीटर्स में। म्यू का कोई यूनिट होता नहीं है, अल्फा की वैल्यू पुट अप होगी रेडियंस में। पुट करें, चलिए। सो बीटा इज इक्वल टू क्या, लैम्डा हमारा आ गया मीटर्स में, म्यू आ गया हमारा, सॉरी 2 आ गया, फिर म्यू आ गया 1.5, और रेडियंस में आना चाहिए अल्फा। उठा के इस पूरे को कैल्सियम में डाल देंगे, बीटा की वैल्यू मिल जाएगी। जो बीटा की यहाँ पे वैल्यू मिल रही है इनको पुट अप करने पे वो मीटर्स में रहती, ध्यान रखिएगा। कई कई जगह पे सेम क्वेश्चन का आंसर गिवन है और पीडीएफ वीडीएफ आप परचेस करते हो तो उसमें आंसर 2 मिलीमीटर गिवन है। तो 0.002 मीटर इज सेम एज 2 मिलीमीटर, तो वो कोई गलत नहीं है ना, उसका गलत है ना मेरा गलत है, ठीक है ना। सो कन्वर्ट करके लिखा हुआ है वो, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू हैव टू पुट इट। आप मीटर्स में लिख के छोड़ सकते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करके जब बीटा मिलता था वो मीटर्स में मिलता है, अगर आपने वेवलेंथ को मीटर में रखा हुआ है और अल्फा को रेडियंस में रखा हुआ है तो, और रखना भी इनको ऐसे ही है। कभी कभी इस टाइप के क्वेश्चन में वो थोड़ा मॉडिफिकेशन कर सकता है। यहाँ आपसे बीटा पूछा था, लैम्डा म्यू और ए देके, हो सकता है अगले क्वेश्चन में आपसे लैम्डा पूछ ले और बीटा म्यू और ए की वैल्यू दे दे। तो उस वक्त भी हम क्या करेंगे, बीटा का काय में आएगा हमारा, मीटर्स में आएगा। म्यू की कोई यूनिट नहीं होती, एज इट इज आएगा। अल्फा किस में आएगा, रेडियंस में आएगा, ठीक है, ध्यान रखना है। या कभी अल्फा निकालने के लिए उसने बोल दिया तो बीटा हमें मीटर में पुट करना पड़ेगा ऑब्वियसली। ये विड्थ है तो मीटर्स में होगी, लैम्डा वेवलेंथ है तो मीटर्स में होगी। मीटर मीटर में पुट करके अगर अल्फा निकाल रहे हैं तो अल्फा किस में निकलेगा, रेडियंस में। रेडियंस में अल्फा निकल गया तो फिर पीछे जाके उसको हमें सेकंड्स में कन्वर्ट करके दिखाना पड़ सकता है, ठीक है भाई। चल अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है जिसमें हमें क्या क्या चीजें गिवन है। देखिए सबसे पहले तो हम जानते हैं कि जैसे उसने बोला कि यार हमें फ्रिंज के बारे में बात हो रही है, और वेज है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5 टू, थिन ग्लास है, ठीक है। तो ये सब चीजें इन्फॉर्मेशन, फ्रिंजेस ऑफ इक्वल थिकनेस आर ऑब्जर्व्ड इन अ थिन ग्लास वेज, क्लास वेज दिखाने की हमारा फॉर्मूला आ गया, ठीक है। उसके बाद में हमें म्यू की वैल्यू गिवन थी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिख लिया। स्पेसिंग कितनी है, फ्रिंज स्पेसिंग इज फ्रिंज विड्थ, मतलब बीटा की वैल्यू दे दी है कितनी, 1 mm। मैंने आपको सिखाया था 1 mm नहीं चलेगा, हमें मीटर्स में चाहिए। 1 mm होता है 10⁻³ मीटर्स, बेसिक कैलकुलेशन है मैथमेटिक्स के, तुमको पता है, ठीक है। आगे बढ़े, वेवलेंथ किस में दिया, आर्मस्ट्रॉन्ग में। आर्मस्ट्रॉन्ग में नहीं चाहिए, हमें मीटर में चलना पड़ेगा, ठीक है। एक आर्मस्ट्रॉन्ग क्या होता है, 10⁻10 मीटर। इतना आर्मस्ट्रॉन्ग क्या होगा, ये इंटू 10⁻10। तो लैम्डा जब पुटअप होगा तो वो मीटर में पुटअप होगा, बीटा भी मीटर में पुटअप होगा, म्यू का कोई यूनिट नहीं होता। ये सब सॉल्व करके जब अल्फा निकालोगे तो किस में निकलेगा, वो रेडियंस में निकलेगा। तो गेम सिर्फ यूनिट्स का होता है गाइस, वो ध्यान रखना है। चलिए पुटअप करते हैं, निकालते हैं। बीटा इज इक्वल टू क्या, लैम्डा अपॉन समथिंग। पुटअप करते हैं वैल्यूज। मुझे एज पर द क्वेश्चन क्या निकालना है, एंगल निकालना, मतलब अल्फा निकालना है, ठीक है। तो अल्फा ऊपर ले गया, मैं बीटा नीचे लेके चला गया। तो अल्फा इज इक्वल टू क्या,
लैम्डा सबसे पहले मीटर्स में आएगा, ये चीज आगे नीचे की तरफ 2 आ जाएगा, फिर म्यू की वैल्यू तो हमारे पास 1.5 तो गिवन है, हमने डाल दी। और लास्ट में क्या बचा तो हमारे पास बीटा, ये भी मीटर में आना चाहिए, तो 10 की पावर दिया जाएगा यहाँ पे। इस पूरे को आप सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करेंगे तो अल्फा मिलेगा। लेकिन अल्फा किस में मिलेगा आपको? रेडियंस में मिलेगा। हमें अल्फा किस में बताना है? वेज, एंगल ऑफ वेज इन सेकेंड्स ऑफ एन आर्क। तो सेकेंड्स ऑफ एन आर्क में क्या निकलता है, कैसे निकलता है, चलिए दिखा देते हैं आपको। तो ये अल्फा निकल रहा है हमारा, ठीक है। कैलकुलेटर में डालोगे आपको वैल्यू मिल जाएगी, लेकिन वैल्यू किस में मिली आपको? रेडियंस में मिली है। सेकेंड्स में कैसे जाएंगे हम? सिंपल तरीका होता है, सबसे पहले आप रेडियंस से डिग्री में जाएंगे, ठीक है। तो रेडियंस से डिग्री में कैसे जाते हैं? आप 180 से मल्टीप्लाई करेंगे, पाई से डिवाइड करेंगे, 180 बाई पाई करते हैं डिग्री, रेडियंस से डिग्री में जाने के लिए, ठीक है ना। तो अगला स्टेप यही होना चाहिए, हम इस वाले को 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। अब ये क्या आ चुका है? अल्फा का वैल्यू डिग्री में कन्वर्ट हो चुका है। डिग्री से सेकंड्स में कैसे जाएंगे? 3600 से आप क्या करेंगे? इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। क्योंकि ये रूल आपको समझना पड़ेगा, कोई चीज अगर डिग्री में दी गई है और डिग्री से मुझे सेकंड्स में जाना है, तो हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई बाय 3600 करते हैं। कोई चीज रेडियन से डिग्री में जाना है, तो हम क्या करते हैं? 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई करते हैं। उल्टा जाना है तो क्या करेंगे? सेकंड से अगर डिग्री पे जाना है तो हम डिवाइड करेंगे 3600 से। समझ गए? ठीक है। अच्छा, डिग्री से रेडियन में जाना तो 180 बाय पाई नहीं, हाँ बाबा, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। सेकंड से डिग्री में जाना तो 3600 से डिवाइड कर दो, डिग्री से रेडियन में आना तो पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर दो। रेडियन से डिग्री में आना तो 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई करो, और डिग्री सेकंड में आना तो 3600 से मल्टीप्लाई करो। थोड़ा सा एक दो बार लिख के प्रैक्टिस करिएगा, बेसिक चीजें बहुत जरूरी है ये, यूनिट्स का ही गेम है, ठीक है। इस पूरे को उठा के आप अपने कैलसी में डाल दोगे, वैल्यू निकल आएगी। अब क्योंकि हमने सेकंड्स में पहुंचा दिया है उसको, तो जो आंसर निकलेगा वो सेकंड्स में निकलेगा, ठीक है। ओके, 2 क्वेश्चन यहाँ पे हमारे हो चुके हैं, एक क्वेश्चन और है अपने पास में, लगे हाथ, इसको भी कर लेते हैं। चलो, अ वेज शेप्ड एयर फिल्म हैविंग एन एंगल ऑफ 40 सेकेंड्स। इस बार पहले ही अल्फा दे दिया है, तो क्योंकि हम जानते हैं अपने फॉर्मूला में अल्फा 40 सेकेंड्स में पुटअप नहीं होगा, अल्फा होगा डिग्रीज में, नहीं रेडियंस में। तो 40 है, पहले सेकंड्स में कहाँ जाएंगे? सेकंड से हम कहाँ जाएंगे? पहले डिग्री में जाएंगे। कैसे जाते हैं डिग्री में? हम क्या करते हैं? 3600 से 3600 से मल्टी डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो अभी आ चुका है कितना? डिग्रीज में। डिग्रीज से हम कहाँ जाएंगे? अपने रेडियन में। रेडियन में यानी क्या करते हैं? हम पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 40 30 से डिवाइड किया, ये डिग्री में हो गया, डिग्री से हमको रेडियन में जाना है तो पाई बाय 180 करेंगे। अब ये 40 सेकेंड्स इतना रेडियन बन चुका है, इसको यूज करेंगे हम इस सवाल के कैलकुलेशन के लिए। समझ गए? चलिए, और क्या क्या इन्फॉर्मेशन है पहले देख लेते हैं। सबसे पहले तो हमें जैसे ही पता चला कि यार वेज शेप्ड एयर फिल्म है, एयर फिल्म है और वेज शेप्ड है। वेज शेप्ड देख के हमने तुरंत फॉर्मूला लिख दिया, क्योंकि ये फॉर्मूला वेज शेप के ही यूज होता है। उसने बोला है हमें कि, हाँ ठीक है, डिस्टेंस मेजर्ड बिटवीन कॉन्जिक्यूटिव फ्रिंजेस, फ्रिंज विड्थ गिवन है, डिस्टेंस बिटवीन द फ्रिंजेस, फ्रिंज विड्थ होती है 0.12 सेंटीमीटर्स, मीटर में रखना था, लिख लिया, ठीक है। म्यू हमें पता है कितना है। एयर फिल्म उसने बोला है, एयर फिल्म का मतलब एयर का म्यू 1 होता है, कभी कभी वो म्यू नहीं लिख के देता, डायरेक्टली एयर बोल देता है, एयर का म्यू 1 होता है, हमको पता है। एंगल दिया ना 40 सेकंड, जैसे मैंने आपको बताया कि आप उसको क्या करोगे? 3600 से डिवाइड करके पाई बाय 180 करोगे, तो वो किस में बनेगा? रेडियंस में। एक बार वो रेडियंस में मिल गया तो हमें यूज करना है उसको, ठीक है। निकालना क्या है? लैम्डा निकालना है। तो यार चलो, फॉर्मूला तो है तुम्हारे पास में, लैम्डा निकालना, तो ये दोनों हो जाएंगे ऊपर। तो लैम्डा इज इक्वल टू 2 म्यू अल्फा इंटू बीटा, बस। लैम्डा इज इक्वल टू क्या? 2 इंटू म्यू, म्यू की वैल्यू कितनी है? 1। अल्फा रेडियंस में निकाल चुके हैं, डाल दो उठा के। बीटा पहले से निकाल रखा है हमने मीटर्स में, डाल दो उठा के। इस पूरे को उठा के कैल्शियम में डालोगे, वैल्यू तुम्हें मिलेगी, और क्या मिलेगी? मीटर में मिलेगी, ठीक है। आसान सवाल होते हैं, कन्वर्जन ही इंपॉर्टेंट होते हैं गाइस। पूरे वीडियो में बोलना भूल गया हूँ, प्लस लाइक शेयर सब्सक्राइब प्लीज जरूर करिएगा गाइस, बहुत मेहनत से वीडियो बना रहे हैं, ठीक है ना। अभी रात रात भर बैठ रहे हैं, तुम लोग कंटिन्यूसली कमेंट करते हो, वन शॉट्स बनाई है तो वन शॉट्स बना रहे हैं, थक गए हैं, तो प्लीज इस मेहनत के लिए सही लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। उसके अलावा जो कुछ मैंने यहाँ पे पढ़ाया है उस सब कुछ के लिए अगर आपको नोट्स एक्सेस करने हैं, तो फ्री नोट्स अपने पास में अवेलेबल है, ठीक है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है मेरे एप्लीकेशन का, जाइए क्लिक करिए। भूल गया हूँ मैं अभी यहाँ पे, नहीं तो एक टैब बना के रखता था मैं। बस इतना बताऊंगा, डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक है, डाउनलोड कर लो, वहां जाके फिजिक्स में क्लिक करना, कुछ पे वे करने की जरूरत नहीं है। बिना पे करे आपको पीडीएफ पे क्लिक करोगे तो ओपन हो जाएगी, मोबाइल पर ही ओपन होगी, तो वहां से जाके सारे नोट्स चेकआउट कर सकते हो गाइस, ठीक है ना। अगर इनकेस तुरंत किसी चीज के नोट्स ना दिखे, टेंशन मत लो, ठीक है, थोड़ा सा 5-10 मिनट लग सकता है, बट सारे अपलोड हो जाएंगे, ठीक है। सो दैट वाज ऑल अबाउट द वीडियो गाइस, एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, एंड बताते रहिए कमेंट बॉक्स में और क्या क्या चाहिए।
बाय बाय एंड टेक केयर गाइस।